हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे किरचॉफ के नियम। अब इस वीडियो में हम किरचॉफ के नियम की सहायता से एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। थ्योरम इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है, आपके सेमेस्टर में भी पूछी जाती है बहुत बार। तो थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम इसको एक डायग्राम से इसका स्टेटमेंट एंड प्रूफ दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक क्या है, सर्किट है जिसमें एक सेल जुड़ा हुआ है। ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये सेल है ई। इस सेल की वजह से ये लूप फर्स्ट है, ये लूप सेकंड, ठीक है। ये इम्पीडेंस फर्स्ट, सेकंड इम्पीडेंस एंड थर्ड इम्पीडेंस। इस इम्पीडेंस में इस सोर्स की वजह से फ्लोइंग करंट का मान है I1, यहाँ करंट का मान I2। तो यहाँ करंट का मान कितना होगा, पहले करंट I1 इधर तक आई, फिर कुछ भाग उसका इधर चला गया, तो ये क्या होगा, इसका मान होगा I1 माइनस I2, ठीक है। अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी द्विपार्श्विक युक्त, द्विपार्श्विक का मतलब होता है कि करंट इधर से फ्लो हो या फिर इधर से फ्लो हो, ये जो इम्पीडेंस है इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम कहते हैं द्विपार्श्विक या बाइलेटरल। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम या पारस्परिकता प्रमेय ये कहती है कि द्विपार्श्विक युक्त प्रतिबाधा से रेखीय जाल में यदि एक लूप में कोई स्रोत जुड़ा है तो उस स्रोत के कारण दूसरे लूप में प्रवाहित धारा का मान, धारा I प्रवाहित होगी, और अगर इस स्रोत E को इस लूप में जोड़ दिया जाए तो पहले लूप में भी जो धारा का मान होगा वो दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों डायग्राम से ही स्पष्ट होते हैं। अगर स्टेटमेंट समझ में आ गया तो प्रूफ ऑलरेडी खुद हो जाता है। इम्पोर्टेंट होता है कि स्टेटमेंट आना चाहिए। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, देन यू हैव टू ड्राइव द थ्योरम हाउ, ओके। इफ यू डोंट नो स्टेटमेंट देन यू कैंट नेवर ड्राइव इट, ओके। तो इसका पहले हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुनते जाएंगे कि एक द्विपार्श्विक युक्त प्रतिबाधा है जिसमें कोई स्रोत ई जुड़ा है और वो स्रोत कौन से लूप में है, फर्स्ट लूप में है। तो इसके कारण जो करंट फ्लो होगी आई लूप 2 में, वो उसका मान सेकंड लूप में स्रोत के जोड़ने पर I1 के मान के बराबर होगा, ठीक है। तो लिखेंगे इन ए लीनियर नेटवर्क, लीनियर नेटवर्क का मतलब एक रैखिक जाल, और बाइलेटरल इम्पीडेंस, बाइलेटरल का मतलब होता है द्विपार्श्विक impedance if a source E is connected in first loop, then current is in first loop, करंट सेकंड लूप में, ई के कारण जब फर्स्ट लूप में जुड़ा है तो करंट सेकंड लूप में होगा, बताया ना अभी चित्र से। इन सेकंड लूप इज आई। सिमिलरली अगर अब क्या होगा, इस स्रोत को हम इस लूप में जोड़ देंगे तो करंट इसमें होगा, वो भी कितना होना चाहिए, आई ही होना चाहिए। सिमिलरली वोल्टेज सोर्स is connected in second loop, then current is second loop is I. Its first loop is
आई ही होगा। समझ में आया? स्टेटमेंट बिल्कुल सरल है, थ्योरम भी बिल्कुल छोटी सी थ्योरम है और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको प्रूव कर देंगे। कोई हार्ड बात नहीं होती है थ्योरम को प्रूव करने में। अगर उसका स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आता है तो थ्योरम प्रूफ इजीली हो जाती है। इसके लिए हम एक सर्किट डायग्राम एनालिसिस करेंगे। मान लिया कि सर्किट डायग्राम हम एच ही लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर सोर्स जुड़ा हुआ है अपना, इम्पीडेंस Z1, Z2, Z3, ये E है, इधर से करंट I1 हो रही है, इधर I2 हो रही है, इधर I1 माइनस I2 हो रही है, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखते हैं, इस चित्र के बारे में लिखेंगे। चित्र के बारे में क्या लिखेंगे कि हमारे पास एक टी नेटवर्क है। टी नेटवर्क का मतलब ये टी टाइप की शेप बन रही है, ये वाली इधर। तो ये टी नेटवर्क है, इसमें हमें क्या जोड़ रखा है, एक सोर्स E है, इम्पीडेंस Z1 है, Z2 है और Z3 है। और Z1 के कारण प्रवाहित धारा, Z1 में प्रवाहित धारा I1 है, Z2 में प्रवाहित धारा I2 एंड Z3 में प्रवाहित धारा I1 माइनस I2 है। ये सभी चीज़ें हम 12 से लिखते आ रहे हैं। तो इसके हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हम लिखेंगे कंसिडर ए टी नेटवर्क, कंसिडर ए टी नेटवर्क कुछ नहीं है, टी टाइप की शेप है तो इसलिए टी नेटवर्क बोल दिया गया। टी नेटवर्क विच कंसिस्ट थ्री impedances Z1, Z2 and Z3. In this network, current flowing Z1 is कौन सा, I1 and Z2 is I2 and Z3 is क्या, I1 माइनस I2, ओके। और हमारे पास क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, देयर इज ए वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स E इन द सर्किट, और इन द सर्किट के अंदर हमारा ये है। अब हमें करना क्या है, किरचॉफ का सेकंड नियम लगाना है। किरचॉफ का सेकंड नियम मतलब कि वोल्ट का नियम। आपको अगर किरचॉफ का नियम सेकंड नियम का पता नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है किरचॉफ के सेकंड नियम वाली वीडियो का, आप जाके उधर से स्टडी कीजिए। तो किरचॉफ का अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, इसको लूप हम फर्स्ट दे देते हैं, इसको लूप हम सेकंड दे देते हैं। इसकी डायरेक्शन इधर ही ले लेते हैं दोनों में, ठीक है। तो इन लूप फर्स्ट देन बाय किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। मतलब द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन ए सर्किट इज 0 कब, व्हेन वी टेक ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओके। तो वोल्टता हमने ओम के नियम में पढ़ा है कि V बराबर होता है हमारे पास IR, ठीक है। R यहाँ रेजिस्टेंस है, हम इम्पीडेंस ले रहे हैं, तो V बर का मान क्या हो जाएगा, IZ, ठीक है। तो इन लूप फर्स्ट में हम बात करें तो हम इधर डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट भी फ्लो इधर ही हो रही है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। I1 Z1 प्लस ऑफ I1 माइनस I2 Z3, और इधर आके सेल में हम इधर जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो माइनस का E इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो हमारे पास होगा I1 Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 I2 इक्वल टू E। इक्वेशन नंबर 1 दे दें, ये देख लीजिए, इसको पॉजिटिव देन दिट इज रीअरेंज दिस इक्वेशन वी गेट, ओके। अभी इस चित्र को एक बार रफली दोबारा बना लेते हैं ताकि बार बार हमको पेज पलटना ना पड़े।
तो इस चित्र को बना लेते हैं एक बार। ये फर्स्ट लूप, सेकंड लूप, Z1 Z2 Z3, यहाँ से I1 I2 I1 माइनस I2, ये चित्र था। तो इन सेकंड लूप क्या करेंगे, हम किरचॉफ का सेकंड नियम लगाएंगे। बाय किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ का सेकंड नियम भी वही इस तरह से लगाएंगे कि पर्टिकुलर डायरेक्शन हम ये ले रहे हैं, तो I2 Z2, इधर से इधर करंट फ्लो हो रही है ऊपर से नीचे, हम जा रहे हैं नीचे से ऊपर, तो माइनस का निशान I1 माइनस I2 इंटू Z3 इक्वल टू 0। रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, माइनस के Z3 I1 प्लस I2 Z1 Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम इन फ्रॉम इक्वेशन, ये इसका नंबर दे दिया 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से हम क्या करेंगे, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। टू राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने से क्या होगा, आप सभी को 12th क्लासेस की चीज़ है, आपको आते हैं, बहुत अच्छी तरह से आते हैं। Z2 प्लस Z3 एंड I1 I2 दैट इज E एंड 0। इस इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने किस में लिख लिया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। ये हमारे पास इम्पीडेंस मैट्रिक्स Z मैट्रिक्स होती है। दिस इज करंट मैट्रिक्स I मैट्रिक्स एंड दिस इज सोर्स मैट्रिक्स E मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे Z मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट ऑफ Z मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला डेल्टा Z या फिर मोड Z। क्या होगा, ये हमारे पास Z मैट्रिक्स है, Z1 प्लस Z3 एंड दिस Z2 प्लस Z3। डिटरमिनेंट लेंगे तो हमारे पास आएगा इधर, ये दिखना हो गया, बंद हो गया शायद, Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 का स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 माइनस Z3 का स्क्वायर माइनस Z³ का स्क्वायर। ये कट जाएंगे तो डेल Z का मान हमारे पास आएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 3। अब हमें प्रीवियस थोड़ा सा पूर्व ज्ञान लेंगे तो काम में, तो I1 की वैल्यू हमारे पास आई थी किससे, डेल 1 अपॉन डेल Z से। तो I1 या I2 निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, डेल 1 या डेल 2 निकालना होगा। अब डेल 1 कैसे निकालते हैं कि जो ये Z मैट्रिक्स प्रतिबाधा मैट्रिक्स Z है या इम्पीडेंस मैट्रिक्स जो Z है, डेल्टा 1 निकालने के लिए इसके फर्स्ट कॉलम को E मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट कॉलम ऑफ Z मैट्रिक्स रिप्लेस बाय E मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या होगा, डेल्टा 1 एंड टू टेक क्या डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो डेल्टा 1 हमारे पास आएगा E0 माइनस के Z3 और Z2 प्लस Z3। ठीक है, तो डेल्टा 1 हमारे पास आएगा E कॉमन Z2 प्लस Z3, ये हमारे पास E आएगा, नहीं सॉरी डेल्टा 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम डेल्टा 2 निकाल लेंगे।
डेल्टा टू किस प्रकार से निकालेंगे कि जो जेड मैट्रिक्स है अपना, उसकी सेकंड कॉलम को ई मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ सिमिलरली del 2 is equal to second column of Z matrix is replaced by E matrix। तो del 2 is equal to क्या हो जाएगा हमारे पास Z1 प्लस Z2 माइनस Z3 एंड E एंड 0। और इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस के Z3 E। अब एक बार थ्योरम के स्टेटमेंट पर चलते हैं। उसमें कहा था कि अगर वोल्टेज सोर्स अपना लूप फर्स्ट में लग रहा है तो करंट फ्लो किस में होगी, सेकंड में, मतलब कि I2 करंट फ्लो हो रही है सेकंड लूप में। तो I2 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से, del 2 अपॉन del Z। यहाँ से हम निकाल लेंगे माइनस के Z3E और del Z की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, Z1 Z2 Z2 Z3 एंड Z3 Z1। इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे हम नेक्स्ट 4। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। थ्योरम आधी कंप्लीट प्रूफ हो गई, आधी थ्योरम। नेक्स्ट प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा वोल्टेज सोर्स E1 था उसको हम सेकंड लूप में जोड़ देंगे। मतलब कि यहाँ हम लिख लेंगे स्टेप 2। इसमें हम क्या करेंगे कि वोल्टेज सोर्स को सेकंड लूप में जोड़ देंगे। ये वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया इधर एंड दिस इज कनेक्टेड टू दिस। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही थी I2, तो इसमें हम मान लेंगे I2 डैश एंड दिस इज I1 डैश एंड दिस इज I2 डैश माइनस I1 डैश। दिस इज Z2 Z1 एंड Z3। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, इसके बारे में हम लिखेंगे। नाउ वी कनेक्टेड voltage source in second loop due to this source I2 dash and I1 dash current are flowing। ओके, तो इसमें भी वही चीजें, लूप फर्स्ट एंड दिस इज लूप सेकंड। अब पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो बाई इन लूप फर्स्ट बाई किरचॉफ सेकंड लूप, इन लूप फर्स्ट बाई किरचॉफ लॉ सेकंड लॉ। क्या कहता है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं तो I2 डैश Z2 प्लस I2 डैश माइनस I1 डैश Z3 माइनस E दैट इज 0। ये सेकंड लूप में चल रहे हैं पहले अपन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के रीअरेंज करने पर I1 डैश प्लस Z2 प्लस Z3 I2 dash is equal to E and in first loop यहाँ हम लिखेंगे in first loop by Kirchhoff second law। क्या होगा, चित्र से देख लें। फर्स्ट लूप में इधर चल रहे हैं हम, इधर इधर इधर, ये माइनस का ये प्लस का होगा। तो हमारे पास आएगा क्या, I1 डैश Z1 माइनस Z3 इंटू
I2 डैश माइनस I1 डैश इक्वल टू 0। रीअरेंज करने पर हमें मिलेगा I1 डैश इंटू Z1 प्लस Z3 माइनस के Z3 I2 डैश इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर इसको 5 दे दिया, इसको 5, इसको 6 दे दिया। ठीक है, अब इक्वेशन 5 और 6 से हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 to write in matrix form। तो क्या बनेगा हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म? मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास बनेगी Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 Z2 प्लस Z3 I1 डैश और I2 डैश, दिस इज E0 एंड E। ठीक है, तो दिस इज Z मैट्रिक्स एंड I मैट्रिक्स इज इक्वल टू E मैट्रिक्स। वही सेम प्रोसेस करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ Z मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ Z मैट्रिक्स, तो डेल Z हमारे पास आएगा Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 दिस एंड Z2 प्लस Z3, डेट इज हमारे पास क्या आएगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 Z3 का स्क्वायर माइनस Z3 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होके हमारे पास आएगा Z1 Z2 प्लस एंड दिस Z3 Z1, डेल Z की वैल्यू आएगी। ठीक है, डेल Z की वैल्यू निकालने के बाद हमने डेल्टा 1 निकाला था, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, डेल 1 निकालेंगे। डेल 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम ऑफ Z मैट्रिक्स इज रिप्लेस बाय E मैट्रिक्स। E मैट्रिक्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, रिप्लेस करेंगे तो 0 E माइनस के Z3 एंड Z2 प्लस Z3। इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, टू टेक डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ये माइनस के Z3 और E। अब ये सोर्स जो है हमारा सेकेंड लूप में जुड़ा हुआ है, तो उसके कारण जो करंट फ्लो होगी वो किस में होगी, I1 में हमें फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू थ्योरम स्टेटमेंट। ओके, तो I1 हमें फाइंड आउट करनी है, I1 की वैल्यू है डेल 1 अपॉन डेल Z। दिस इज Z3E अपॉन डेल Z की वैल्यू क्या थी, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 7। नाउ व्हाट वी डू, अब हम करेंगे जो हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी आई थी, 4। हाँ, वी फाइंड हम क्या पाते हैं, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 7 इज इक्वल। अगर ये इक्वेशन इक्वल है दोनों की दोनों, that implies इक्वेशन 4 इज इक्वल टू इक्वेशन 7, तो हमारे क्या हो गई, थ्योरम प्रूफ हो गई। हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ किया हमने, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, आप लोगों को समझ में आई होगी ये चीज़ें, नहीं आई तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखना, समझ में आ जाएंगी। थैंक यू, और मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके।